नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद बताया कि प्रदेश भर के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा जल्द ही किसानों को 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इनको लेकर हरियाणा निवास में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक और खेल मंत्री संदीप सिंह समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। हरियाणा निवास में हुई एचपीपीसी की बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री अनूप धानक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई विभागों के 23 आइटम्स को खरीदने की मंजूरी दी गई, जिनकी कुल राशि 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है, जिसकी जानकारी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा में स्कूली छात्रों को टैब दिए जाएंगे, जिसके तहत अगले साल से 11वीं और 12वीं के छात्रों को सरकार टैबलेट्स देगी। हरियाणा सरकार ने 5 लाख टैबलेट्स खरीदने की मंजूरी दी है, जिसके लिए 5 लाख टैबलेट 560 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे और हर साल एक नई कक्षा इससे जुड़ती चली जाएगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 350 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी गई है। सामान खरीदने के टेंडर लगाए जाते हैं, उसको हाई पावर परचेज कमेटी में हम लोग नेगोशिएट करके और जितना पैसा बचाया जा सके उसकी कोशिश करते हैं। आज कुल मिलाकर के 23 आइटम्स थी और उन 23 आइटम्स की कुल राशि 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनती है। मुख्य रूप से आज उल्लेख करने लायक कि हमने 5 लाख टेबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे। पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न दे करके हम अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं की क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे 2-2 क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टेबलेट्स ये लिए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपए बनती है। ऐसे ही किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं, जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। तो ऐसे 23 टेंडर जो हैं आज किए गए हैं और बहुत ही एक कंपटीशन पैदा करके और नेगोशिएट करके ये सारी चीजें खरीदी जाती है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकारी नुकसान से बचाने के लिए पारदर्शिता के तहत परचेजिंग की जाती है और इस परचेजिंग में हरियाणा के एमएसएमई को प्राथमिकता दी जाती है। मैं इसके बारे में सुनता ही हूँ। मेरा तो अनुभव जब से हमारे इस 7 साल का है, हम ये नेगोशिएशन करके और इसमें बाकायदा 3 मंत्री होते हैं और सभी विभागों के जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अथवा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो होते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट, और इस प्रकार से सभी जो भी टेंडर भरते हैं उनसे एक बुला करके कौन यानी L1 कौन है, L2 कौन है, L3 कौन है और MSME जो हरियाणा के हैं उनको भी प्राथमिकता देते हैं। अगर वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं तो 50% सामान उनको दिया जाता है, उनसे खरीदा जाता है। तो इस परंपरा को पहले कहते हैं कि कभी ऐसा निभाया नहीं गया और चुप करके परचेज कर ली जाती थी, लेकिन अब ओपन एकदम जिसको कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से परचेज की जाती है ताकि सरकारी नुकसान न हो पाए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आलोचना की कोई सीमा नहीं। पूर्व की सरकारों के समय में कुछ नहीं करते थे और हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। पब्लिक आज जानती है गरीब परिवारों को किस तरह नौकरी मिल रही है। मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे विपक्ष का ये काम होता है खूब करें, लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में ना कर्मचारी ना कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीजें, कोई जानकारियां हों तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो कोर्ट में ले जाए। कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं है। पब्लिक आज जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके घर, उसके परिवार के सदस्य को, यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स, बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीज़ों को मिला करके मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर कि 10% थोड़ा ज़्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है। और बाकी जो और श्रेणियां हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलता है, और जिस कारण से आज बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर्स है, चाहे स्कूल शिक्षा है, चाहे कॉलेज शिक्षा है, सब में बच्चों की रुचि बनी है। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा में पर्ची और खर्ची नहीं चलेगी। आगे के लिए भी हमने रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि हरियाणा में योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूंगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूं जो अब यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का, लेने वाले की क्वालिफिकेशन, उसकी मेरिट, उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी। उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप होल है तो उसको चेक करना ही हमारा काम। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिसके लिए तमाम कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश का हर वर्ग और हर व्यक्ति खुशहाल हो सके। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं एचपीएससी भर्ती मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विजिलेंस मामले की जांच कर रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनको रिमांड पर लिया गया है। जहां जहां तक विजिलेंस का हाथ पहुंचेगा वहां वहां आरोपियों को पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी पेपर लीक मामले में 48 लोगों को पकड़ा गया था, जो एक बड़ा ऑपरेशन था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष में अपने समय में वो लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। एचपीएससी के दफ्तर में कोई पैसा नहीं मिला है, केवल उनके घर में मिले हैं, उसके बटुए से पर्ची मिली है, उसकी सारी की तहकीकात हो रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनको अभी रिमांड पर लिया हुआ है। जहां जहां तक विजिलेंस का हाथ पहुंचेगा वहां वहां उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी हमने पेपर जो कैंसिल किए थे, जो पेपर लीक हुए थे उसको कैंसिल किए, तो 48 लोग उसमें पकड़े गए हैं। और उसकी जो जड़ें हैं वो केवल हरियाणा के अंदर ही नहीं, वो हैदराबाद है, वो यानी नोएडा है, जम्मू कश्मीर है। 48 लोग पकड़े जाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ा ऑपरेशन किया है। कांग्रेस के समय में केवल 7 या 8 एफआईआर हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको या तो बेल पर छोड़ दिया या कोर्ट से छूट गए या कुछ भी, कोई सबूत देने के अभाव में सब लोग छूटे हैं। हमारे यहाँ जो सबूत है उसको कोर्ट के अंदर ले जा करके उनको सजा दिलाना ये हमारा काम है। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्षी जो आज बोलते हैं उन्होंने अपने समय में उस लड़ाई को भी लड़ा नहीं, हिम्मत ही नहीं की उस लड़ाई को लड़ने की। वहीं चंडीगढ़ में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है कि हरियाणा के 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे, जिसके लिए 5 लाख टैबलेट 560 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। देखिए।
हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। टैबलेट खरीद को मंजूरी दी गई है। अब हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार जल्द टैबलेट उपलब्ध करवाएगी। मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। किस तरह से टैबलेट दिए जाएंगे, क्या आज फैसला हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। मंत्री जी, टैबलेट देने को लेकर जो आपकी सरकार की नीति थी, उसमें आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में क्या फैसला लिया गया है? देखिए, जो घोषणा हमने पहले की थी तो आज उसको हमने फाइनल कर दिया और आज वो जो टेंडर जो हमारे पहले खुल चुके थे, तो जो L1 था उसको भी हमने बुलाया था और जो L2 था उसको भी बुलाया था। तो L1 जो सैमसंग है उसका जो रेट था उस पर हमारी बातचीत हुई और 12,400 रुपये उसकी कीमत है और वो टेंडर जो था आज हमने फाइनल कर दिया। और आने वाले टाइम में हमने लेकिन उसमें एक चेंज किया कि जहाँ पहले हमने कुछ ज़्यादा बच्चों को देने का विचार किया था, लेकिन अब हमने थोड़ा भी उसमें विचार बदल के अपना 11वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन सभी को टैबलेट हम देंगे। तब हम इसको प्रयोग को देखना चाहते हैं कितना सफल हमारा होता है ये, और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर दूसरी क्लासों के बारे में उस पर दोबारा से विचार करेंगे। तो जो वो सर, कितने टैबलेट फिलहाल लेने पर आज की हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में फैसला हो गया, कितनी इस पे लागत सरकार की आने वाली है? देखिए, जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे टीचर 36,000 जो टीचर हैं उनके भी साथ है और जो लगभग 4.5 लाख के आसपास हमारे बच्चे हैं, तो उन सारे बच्चों को हम टैबलेट देंगे और उसमें लगभग 550 करोड़ रुपए का, लगभग 550 शायद 560 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आएगा, तो सब बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री जी, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की बात कह रहे थे कि पहले चरण में हम 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को लेकर आगे चल रहे हैं, उसके बाद हम उसमें जैसा आपने बताया कि हर साल एक क्लास को और जोड़ने पर विचार करेंगे, तो इसका पहले नतीजा क्या रहता है, बच्चों को कितना इसका फायदा होता है, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे? हाँ, निश्चित तौर से हम, हालांकि पहले हमने जो था हमारा 8,06,000 का था, लेकिन हमने एक विचार किया कि पहले इसको हम चेक कर लेते हैं ठीक से, वो इतना एकदम बड़ा अमाउंट खर्च करना, तो पहले हम इस पे करते हैं और अगर ये हमारा बहुत अच्छा सफल उसी प्रकार जैसा हमारा विचार है वैसे सफल रहता है तो उसमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम एक क्लास बढ़ा सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये काफी मैच्योर बच्चे होते हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे काफी मैच्योर बच्चे होते हैं, तो हमने उस पर विचार किया कि पहले हम 2 क्लासों को देंगे और फिर उसके बाद जो अगली क्लास है उसके बारे में अगली बार विचार करेंगे। इसका आपको लगता है सर ये भी फायदा होगा कि 11वीं और 12वीं के बच्चों को देने से आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में उनको जाना होता है, उनको और आगे जैसे बड़ी एग्जाम में जाना है उसके लिए उनको तैयारी करने के लिए एक तरह से सरकार की मदद उनको मिल जाएगी और वही जो है वो उनके लिए कारगर साबित होगा टैबलेट? हाँ, नहीं, निश्चित तौर से हमने इसी विचार के साथ, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके जो अभिभावक हैं वो इतने संपन्न नहीं है कि सारी इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा सके अपने बच्चों को, तो हमने एक विचार किया, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सुपर 100 में आपने देखा IIT में जो हमारे 28 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और नेट का पेपर जो क्लियर किया उसमें हमारे 24 बच्चों ने, सरकारी स्कूल के 24 बच्चों ने हमारा क्लियर किया और 7 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका एम्स में एडमिशन होगा, जो टॉपर है हमारे। तो ये सारी बड़ी प्रोत्साहन देने वाली बात है, हमें प्रोत्साहन, बच्चों को नहीं, हमें भी प्रोत्साहन देने वाली बात है, हमारा भी हौसला बढ़ रहा है, जो बच्चे कर रहे हैं तो उसको देख के हमारा भी हौसला बढ़ रहा है। तो हम जो प्राइवेट में जिस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को मिलती है, कोचिंग, उनके अभिभावकगण उनकी कोचिंग कराते हैं क्योंकि उनके पास तो ठीक साधन है, तो लेकिन जो सरकारी स्कूल में उनके लिए बड़ी समस्या है, तो हम चाहते हैं कि उनके पास इंटेलिजेंसी तो है, किसी प्रकार की कमी नहीं, ना उन में कोई हौसले की कमी है, ना ही उनके पास ज्ञान की कमी है, तो एक इस प्रकार का माहौल देंगे ताकि वो बच्चे भी आगे निकल सके, उसके लिए हमारा प्रयास है। सर, इसके साथ साथ टैबलेट जो दिए जाना है उसका रास्ता यानी साफ हो गया, आज जो है वो आपने इसको जो है वो एक तरह से मंजूरी दे दी है। अभी स्कूल खोलने की आपकी तैयारी है सर, स्कूल खोलने को लेकर आप फैसला ले चुके हैं, पूरी तरह से तैयार हैं सर, और कब से स्कूल खोल रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर से हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं और मैं समझता हूँ कि शायद देश में सबसे पहले हरियाणा ही है जिसने सबसे पहले स्कूल खोले थे और हमारे स्कूल काफी टाइम से, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के हमारे स्कूल चल रहे हैं और बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं। तो निश्चित तौर से हमने 1 दिसंबर से हमने फैसला किया कि हम पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरे टाइम के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं और कोरोना मैं मानता हूँ कि लगभग पूरी तरीके से हरियाणा में समाप्त है इस टाइम, बहुत ही कम केस हैं, बहुत कम केस हैं, तो उसके मद्देनजर हमने निर्णय लिया, लेकिन फिर भी कोरोना के मामले में जो नियम कायदे हैं उनका हमारा रहेगा कि बच्चे उसका पूरा पालन करें।
अभी जो वो सर कई जिले हरियाणा के ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त लगातार हो रहे हैं, एक भी केस जो है वो कई जिलों में सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन फतेहाबाद जिले में हाल ही में जो है वो एक स्कूल की 3 बच्चियां जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, तो इस तरह से फिर भी एहतियात बरतने की जरूरत है, दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल हम एहतियात बरत रहे हैं इसमें पूरी, और जो भी नियम हैं उन नियमों का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, और आगे भी उसको भी और सख्ताई के साथ उन नियमों का पालन करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। फिलहाल 1 दिसंबर से आप स्कूल पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरे समय के लिए खोल रहे हैं सर, लेकिन इसमें जो है वो अभी जो मिड डे मील है या तमाम जो इस तरह की जो बच्चों को खाने की जो सामग्री मिलती थी वो फिलहाल रोक रहेगी? नहीं, उस पर भी हम 1 जनवरी से शुरू करने वाले हैं। मिड डे मील भी हम 1 जनवरी से शुरू कर देंगे। जो बच्चों को भोजन की व्यवस्था थी तो उसको शुरू कर दिया जाएगा। सर अभी बच्चों के जैसे आप पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोल देंगे, पूरे समय के साथ स्कूल खोल देंगे, बच्चों के थोड़े टाइम के बाद एग्जाम है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों से, टीचर से क्या कहेंगे? पूरी मेहनत करें, किसी भी तरह से कोई जो मानसिक दबाव पिछले करीब 2 साल से लगातार रहा है, इस दबाव से बाहर निकलकर अपना एग्जाम की तैयारी करें। हाँ देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अब पूरी ताकत के साथ, पूरा तैयारी के साथ सभी बच्चे पूरी तैयारी करें, और टीचर साहबान भी पूरे लगन के साथ लगे हुए हैं और प्रयास करें। जो कमी पिछले इस दौरान में कोरोना की वजह से हुई है तो उसकी भरपाई हो सके, ताकि बच्चों को पूरा उनका मार्गदर्शन हो सके, तो उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में बच्चों को टैबलेट देने का जो फैसला है उस पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है। 560 करोड़ रुपए की लागत से टैबलेट खरीद को आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 1 दिसंबर से प्रदेश में पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरे समय के साथ स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं, जहां रेवाड़ी के गांव आसलवास शहीद महेश के नाम पर राजकीय उच्च विद्यालय का नामकरण किया गया, जिसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद किसी परिवार, क्षेत्र और प्रदेश विशेष का नहीं, बल्कि पूरे देश की अमूल्य धरोहर है, जो युवा शक्ति को देश प्रेम की सीख देता है। देश की सीमाएं हमारे वीर सैनिकों की बदौलत सुरक्षित हैं, और इनकी बदौलत ही हम सभी आजादी की खुली हवा में सुख और चैन की सांस ले रहे हैं, और राष्ट्र शहीदों के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गौरव की बात है कि गांव के शहीद महेश ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। वो शहीद के परिजनों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर शहीद महेश की वीरांगना को सम्मानित भी किया। वहीं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मनोहर लाल के नेतृत्व में शहीदों को पूरा मान सम्मान दे रही है। सरकार द्वारा सहायता राशि को बढ़ाकर 20 लाख से 50 लाख किया गया है, और शहीद परिवारों के लगभग 250 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में भी शहीदों के आश्रितों और परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि बावल में 26 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास रैली करेंगे, और इस दौरान 50 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही करीब 300 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स की आधारशिला रख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बावल के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बावल के अंदर 26 तारीख को एक रैली है, उसके तहत ये रखी गई है, और इसकी व्यवस्थाओं के बारे में आपको अभी अध्यक्ष जी ने सारा बता दिया है। और इस रैली के अंदर जो पिछले 2-3 सालों में जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका कुछ एक का शिलान्यास होना है, कुछ का उद्घाटन होना है। तो लगभग 50 करोड़ रुपए के जो हमारे वो है उद्घाटन, जिनका उद्घाटन होना है, उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूँगा। वैसे तो बता देता हूँ आपको। बावल में एक तो जो हमारा ROB बना है 69 पे, उसका उद्घाटन होगा। एक बावल एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बने, उनका उद्घाटन होगा। और एक बावल के अंदर गर्ल्स कॉलेज का फाउंडेशन होगा। ये तो बावल से रिलेटेड है, बाकी पूरे ज़िले के सभी उद्घाटन और फाउंडेशन बावल से करेंगे मुख्यमंत्री जी।
तो लगभग 50 करोड़ के तो हमारे उद्घाटन है और लगभग 300 करोड़ रुपए के फाउंडेशन उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनकी डिटेल हम आपको दे देंगे। और इस रैली का जो नाम रखा है विकास रैली बावल के नाम से रखा है। और पिछले 7 साल के अंदर बावल विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं 2015 में की थी वो सभी घोषणाएं हमारी मतलब पूरी हो चुकी हैं। कोई भी बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक एम्स को छोड़कर। और एम्स में भी कुछ टेक्निकल कमियां थी, उसकी वजह से वो डिले हुआ और वो टेक्निकल जो कमियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्दी ही हमें विश्वास है कि जनवरी तक शायद उसका फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हम करवाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2021 के तहत अंबाला शहर को स्वच्छता के लिए पूरे हरियाणा में चौथा स्थान प्राप्त हुआ, तो वहीं अंबाला शहर पूरे देश में 90वें रैंक पर आया, जिसके लिए अंबाला शहर को कांस्य पदक की श्रेणी में रखा गया है। इस दौरान अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल की ओर से सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने मंच से सभी सफाई कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए सैल्यूट किया। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को अगली बार अंबाला शहर को स्वच्छता की श्रेणी में टॉप 20 में लाने की शपथ भी दिलाई। सबसे बड़ी स्वच्छता सेनानियों के अपने काम के प्रति कर्मठता, प्रतिबद्धता, अंबाला शहर की जागरूक जो देवतुल्य जनता है, मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए स्थान लेना बड़ा इतना कठिन नहीं होता, आसान होता है, लेकिन उस पर बने रहना बहुत कठिन होता है। ये रैंकिंग में आगे मेहनत से आए हैं, लेकिन अगर इसको हम बरकरार नहीं रखेंगे, हम फिसलते हुए देर नहीं लगेगी। तो हमें तो हम टॉप 90 में आए हैं, तो हमें तो उसको टॉप 20 में लेके जाना है। और बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। इंदौर जैसा जो शहर जिसको हम कभी बहुत गंदा मानते थे, लगातार 5 सालों से पूरे भारत में नंबर 1 बना हुआ है। चंडीगढ़ जैसे स्वच्छ शहर को पछाड़ के भी वो नंबर 1 बना है। तो हमें भी टारगेट अपना रखना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा सारे समाज से कि वो आए इस मुहिम में एक मुट्ठी होकर, हमारा अंबाला द बेस्ट, इस मुहिम में जुड़े, हमारा अंबाला सबसे अच्छा, इससे वो अपने आप को आज जोड़े। हम इस मुहिम का हमने इस कैंपेन का इस ड्राइव का हमने शुरुआत की है और आने वाले समय में इसको जो है पहले टॉप 20 पूरे भारत के शहरों में अंबाला शहर है, इसके लिए पूरी टीम मिलकर पूरा समाज प्रयत्न। वहीं तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने हल्के की संतोष नगर कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर लोगों ने विधायक को अपनी समस्याएं सुनाई, तो वहीं विधायक राजेश नागर ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि कोरोना के चलते कुछ कार्य में बाधा आ गई थी, जिसके कारण विकास कार्य धीमे हो गए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का फैसला लिया है। वो ऐतिहासिक है, इसलिए अब विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी और सभी पक्की गई कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया जल्द करा दी जाएंगी। वहीं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से चंडीगढ़ में जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में सीएम ने सभी जिलों में डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का शुभारंभ किया है, जिसके तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड के फैसले, जमाबंदी समेत हर तरह के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर दिया गया है। कोड को डिजिटलाइज किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत कर दी है। उद्घाटन इसका हो चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल है। सर, ये रूम जो है वो डिजिटलाइज किए गए हैं, राजस्व रिकॉर्ड जो वो डिजिटलाइज हुआ है, किस तरीके से इस पूरे काम को पूरा किया गया है और किस तरह से ये रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा? देखिए, ये एक एंडेवर शुरू तो हो गया था 4 साल पहले। कैथल में 24 जून 17 को चीफ मिनिस्टर साहब ने रिकॉर्ड रूम इस कल्पना सामने की थी। 19 दिसंबर में फिर कहा गया कि 22 के 22 जिलों में बनाया जाए। पिछले 6 महीने फिर हमारे अधिकारियों ने, डिप्टी कमिश्नर साहबान ने, डीआरओ साहबान ने बड़ी मेहनत की है और मैं तो सारा उनको ही श्रेय दूंगा, चाहे वो पटवारी हैं, कानून हैं, हमारे सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और तकरीबन 18.5 करोड़ के करीब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया गया है, उनकी वेरिफिकेशन की है ताकि कोई गलती ना हो।
वो हमारे राजस्व अधिकारियों ने 100% की है। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल पर भी 20% से ज़्यादा वेरिफिकेशन की है डॉक्यूमेंट्स की। तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई गलती ना रहे, इस लिहाज से ये पूरी वेरिफिकेशन वहाँ पर की गई है। और इसका सुविधा जो इसकी होगी वो बहुत होगी। हर आदमी को 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट भी जो वो चाहेगा उसको मिल जाएगा, और उसके लिए कोई लाइन नहीं, कोई ये नहीं कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, ढूंढने में मशक्क़त करनी पड़ेगी, वो नहीं। आप जाएं, आपको वो अपना कैटलॉग्ड है, फट सर्च करके वो निकल जाएगा और आपको प्रिंट आउट वो ऑथेंटिकेटेड कॉपी दे सकते हैं। जो पहले रिकॉर्ड के लिए तहसील में पटवारी या फिर जो अधिकारी होते थे उनके पास जाना पड़ता था, उससे जो है वो बचा जाएगा और आसानी से सब कुछ उपलब्ध होगा। पवन जी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अब सारा रिकॉर्ड आ गया है और इसकी बहुत सुविधा होगी। आने वाले समय में हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम एक ऐप डिज़ाइन करवा लें और ये डॉक्यूमेंट जो भी हैं ये सारे ऑनलाइन भी आदमी को उपलब्ध हों। मतलब जो चीज़ लेने के लिए आज आपको मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में भी जाना पड़ता है, वो जाना भी ना पड़े। फ्रॉम योर ओन होम यू शुड बी एबल टू एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।